गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर अपना कक्षा 10-12 का जो कॉमन चैप्टर चल रहा है कार्यपालिका और उसमें राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति की जो योग्यताएं हैं वो इसका संविधान में उल्लेख वो ये चीज़ें अपन पिछली कक्षा में कर लिए। आज है जो जैसे अपन ने राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल भी पढ़ लिया, आज है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। देखो बच्चों, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो किस प्रक्रिया से गुजरता है वो ये हमारे लिए बहुत ही समझने की बात है। तो मैं आपको बता दूं कि पहली चीज़ तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है इसमें यह आता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता सीधे भाग नहीं लेती। जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि संसद में और विधानमंडल में भेजे जाते हैं वो प्रतिनिधि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। दूसरा इसमें यह है कि इसके निर्वाचन में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति इसका प्रयोग होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये मत पद्धति काम में ली जाती है। अब ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है इसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार होती है। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में दो बातों का विशेष महत्व दिया गया है, उनका विशेष ध्यान रखा जाता है। तो वो बातें हैं, पहली बात है कि जो देश की जनसंख्या है, अलग अलग राज्यों में निवास करने वाले लोग हैं, तो प्रत्येक राज्य की जनसंख्या का निकटतम जितना संभव हो सके समानता होनी चाहिए। तो जनसंख्या का निकटतम जनसंख्या का निकटतम संभव समान, इस चीज का ध्यान रखा जाता है पहली चीज। दूसरी बात है जो राज्यों के विधानमंडल के जो सदस्य हैं
उनको भी समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। विधानमंडल के सदस्यों को समान प्रतिनिधि ये ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि किसी राज्य की जनसंख्या कम है। अब यदि उनका मतभार निकालेंगे तो उनका तो मतभार कम पड़ेगा, इसलिए ऐसा सिस्टम बनाया गया कि चाहे बड़ा राज्य हो चाहे छोटा राज्य हो, उसके जो विधानमंडल के सदस्य होंगे उनका जो मतभार है वो लगभग समान किया गया। तो इन दो बातों को विशेष ध्यान में रखे ऐसा सिस्टम बनाया गया कि प्रत्येक व्यक्ति का समान राष्ट्रपति के निर्वाचन में योगदान होना चाहिए। तो अब ये सिस्टम बनाने के लिए क्या दो प्रक्रिया अपनाई जाती है। पहली प्रक्रिया है कि राज्य विधायिका या राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनका मतभार निकाला जाता है, प्रत्येक राज्य का अलग अलग निकाला जाता है। उसके बाद में फिर उसी राज्य के जो संसद के सदस्य हैं उनका मतभार निकाला जाता है। तो ये मतभार निकालने के बाद में फिर राष्ट्रपति के जो निर्वाचन है उसका निर्वाचन किया जाता है। तो आइए देखते हैं वो कैसे निकालते हैं। पहले देखो बच्चों, पहली बात और पहली बात में निकाला जाएगा अपने को राज्यों की विधान मंडलों के सदस्य का मत भाग ये निकाला जाएगा। तो ये निकालने के लिए क्या किए हैं, राज्य के विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनका मत बाहर निकालने के लिए उस राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या में बटा या भाग दिया जाता है राज्य के विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। ये करके फिर इसमें भाग दिया जाएगा 1000। देखो बच्चों सुन लो, राज्य के विधानमंडल के जो सदस्य हैं प्रत्येक सदस्य का मतभार निकालने के लिए, इसमें एक सदस्य का मतभार निकालने के लिए क्या करेंगे, उस राज्य की कुल जनसंख्या में उस राज्य के जो विधानमंडल है उसके निर्वाचित सदस्य हैं उनसे भाग करके फिर भाग 1000 किया जाता है। जैसे मान लो राजस्थान की जो जनसंख्या है 2011 की, उसकी कुल जनसंख्या यहाँ लिख देंगे। अब राजस्थान के जो विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य होते हैं 200, उन 200 का भाग दे करके फिर जो जितना प्राप्त होता है उसमें 1000 का भाग देंगे। इस प्रकार राज्य के जो विधानमंडल के या विधायिका के जो प्रत्येक सदस्य है उसका मतभार निकल के आ जाएगा।
सभी राज्यों में ऐसे अलग अलग निकाला जाता है। अब इसके बाद में दूसरी प्रक्रिया क्या होती है, एक चीज और बता दूं कि जब अपन भाग देते हैं तो उसमें 0.5 से ज्यादा यदि अंक आते हैं तो उसको अगली संख्या यानी 1 में कन्वर्ट कर लिया जाता है। यह हमें विशेष ध्यान रखना है। अब है दूसरी बात। दूसरी बात में क्या है कि जो संसद के सदस्य हैं उनका मतवार निकाला जाता है। तो संसद के सदस्यों का मतभार ज्ञात करना। तो इसमें क्या होता है, सूत्र है संसद सदस्य का मतभार बराबर, देखो अब ये निकालने के लिए क्या करेंगे, राज्य विधानमंडल का कुल मत एक सदस्य का निकालते हैं, जितने सदस्य हैं उनका कुल मत बाहर जोड़ करके वो लिख लेंगे। उसके बाद में राज्य के संसद सदस्य, संसद का मतलब वो दोनों आ जाएगी, लोकसभा और राज्यसभा, संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो राज्य विधानमंडल का कुल मतभार जो आएगा उसमें राज्य के जो संसद के निर्वाचित सदस्य हैं उनकी संख्या का भाग दे देते हैं, तो संसद सदस्य, प्रत्येक संसद सदस्य का मतभार आ जाएगा। देखो कैसे, जैसे राजस्थान के एक जो विधानसभा या विधानमंडल के सदस्य का मतभार अपन ने निकाला, सभी का कुल जोड़ के यहाँ लिख देंगे। यहाँ लिखने के बाद में राजस्थान से जैसे संसद के निर्वाचित सदस्य कितने, लोकसभा से 25, राज्यसभा से 10, अर्थात 35 का इसमें भाग दे देंगे। फिर जो हल आएगा, जो आंसर आएगा वो संसद, राजस्थान के संसद सदस्य का मतभार आ जाएगा। इस प्रकार सभी राज्यों का जो विधानमंडल का और संसद सदस्य का मतभार निकाल लिया जाता है और फिर उनका टोटल कर लिया जाता है, तो वो कुल मतभार आ जाता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति का वो जनसंख्या का प्रतिनिधित्व हो जाता है, क्योंकि उन प्रतिनिधियों के पीछे कौन है, जनसंख्या है, लोग है, जनता है, तो वो आ जाता है। यानी पूरी भारत की जनसंख्या का योगदान हो जाता है मत देने में। तो अब क्या, ये निकालने के बाद में जो प्रक्रिया होती है वो देखते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। उसमें अपनी एकल संक्रमणीय जो मत पद्धति है वो भी आ जाएगी क्लियर, और निर्वाचन की प्रक्रिया भी है वो क्लियर हो जाएगी। देखो बच्चों, अब राष्ट्रपति के जो विधानमंडल और संसद के सदस्यों का मतभार निकाल लिए, तो अब जो प्रक्रिया होती है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार, तो वो क्या होती है कि इसमें पहली बात क्या होती है कि
निर्वाचित होने के लिए कुल मत भाग से न्यूनतम कोटा निकाला जाता है। न्यूनतम कोटा निकाला जाता है। तो निर्वाचित होने के लिए जितना मतवार है उसका न्यूनतम कोटा निकाला जाता है कि इतने मत तो जीतने वाले कैंडिडेट या जीतने वाले सदस्य के पास इतने मत तो प्राप्त करना जरूरी है। ये न्यूनतम कोटा है। न्यूनतम कोटा निकालने का सूत्र क्या है वो मैं आपको बता दूं। न्यूनतम कोटा का सूत्रभाग तो यहां आ जाएगा कुल मत भाग बटा में निर्वाचित होने वाले सदस्य। निर्वाचित होने वाले कौन? राष्ट्रपति के निर्वाचित होने वाले सदस्य। सदस्य की संख्या। ठीक है, इसमें +1 और इधर +1। कुल मत बाहर बोल सकते हैं या कुल मतदाता भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो निकाल लिए अपन कुल मतदाता संख्या। इसको अपन शॉर्ट रूप में भी लिख सकते हैं, याद नहीं हो तो अपन ऐसे भी इसका प्रयोग कर सकते हैं कि V बटा S +1 +1। V का मतलब हो गया टोटल वोटर्स बटा S का मतलब हो गया सिलेक्टेड कैंडिडेट, निर्वाचित होने वाले, उनमें +1 और इधर +1। इस प्रकार हम निश्चित कोटा या न्यूनतम कोटा ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अपन देख सकते हैं कि जैसे मान लो कि भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कुल मत संख्या हो गई अपनी 1,40,000। ये कुल मत संख्या। राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले सदस्य एक ही राष्ट्रपति बनेगा, उसमें सूत्र के हिसाब से +1 ये कर दिए और इधर +1। अब इसको हल करने के लिए अपने पास 1 और 1 2 का भाग दे देंगे, तो इसमें आ गए 17,000 +1, यानी कि 17,001 मत जिस व्यक्ति को प्राप्त होगा, चाहे वो 4 कैंडिडेट खड़े हो चाहे 5 हो, जिस भी राउंड में उसको इतना ये न्यूनतम कोटा प्राप्त होगा वो ही राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। ये राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात है। अब इसके निर्वाचन में अगली जो बात है वो ये है कि मतदाता अपनी वरीयता के अनुसार उसको मत देने का अधिकार है। 4 कैंडिडेट हो गया, वो अपनी वरीयता से मत देगा। तीसरी बात, अपनी पसंद की वरीयता
को महत्व दे सकता है वो, कि चौथे नंबर के राष्ट्रपति सदस्य को वो पहले नंबर पे, तीसरे को दूसरे पे, ऐसे वो कर सकता है। तो अपनी पसंद का इसमें महत्व दिया गया है। चौथी बात है इसमें कि पहले राउंड में या पहली गणना में यदि किसी व्यक्ति को निश्चित कोटा प्राप्त नहीं होता है, चारों में से किसी को भी निश्चित कोटा प्राप्त नहीं होता है, तो अगले राउंड की गणना होती है। लेकिन उसमें क्या किया जाता है कि जो सबसे कम जिसको वोट मिले, 4 कैंडिडेट खड़े हुए, चारों में जिसके सबसे कम है उसको हटा दिया जाता है, और उसके जो वोट है उनको ऊपर वाले तीनों में उसकी वरीयता से बांट दिया जाता है। फिर अगले राउंड की गणना होती है। फिर यदि किसी को निश्चित कोटा प्राप्त नहीं होता है तो फिर सबसे कम वाले को हटा दिया जाता है और उसके मतों को वरीयता से बांट दिया जाता है। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक निश्चित कोटा प्राप्त नहीं होता, और अंत में जिस व्यक्ति को निश्चित कोटा प्राप्त हो जाता है वो राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है। ये राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है। मैं मानता हूं आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।